गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था थियोरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एमएम अप्रोच, वो हमारी अनकम्प्लीट रह गई थी। ठीक है, एमएम अप्रोच में हम बात कर रहे थे आर्बिट्रेज प्रोसेस की। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस को प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले फॉर्मूले देखिए। जो एमएम अप्रोच है वो किसको सपोर्ट करती है? एनआई अप्रोच को सपोर्ट करती है। तो एमएम अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कैलकुलेट करने के लिए सेम वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो कि एनओआई अप्रोच में हमने अप्लाई किए थे। फर्स्ट वही वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, जो किसके इक्वल होगी? डेब्ट्स प्लस इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको मैं अदर नेम दूंगी EBIT, बाय में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स K0। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या क्या? एक तो K0 और एक वैल्यू ऑफ फर्म। तो क्वेश्चन में या तो आपसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करवाएंगे या वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करवाएंगे। दोनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वही इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसको डिनोट करेंगे KE से। इसका फॉर्मूला होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय में वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेब्ट्स। अगर वैल्यू ऑफ फर्म में से डेब्ट्स यानी कि डिबेंचर लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इक्विटी। ठीक है, तो KE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डिवेंचर, या फिर अदर नेम दे सकते हैं इसको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ से भी दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन में आपसे KE कैलकुलेट करवाएंगे या इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे। तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि K0, जो मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बता चुकी, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था? वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर देना, चाहिए थर्ड फॉर्मूला पुट कर देना, आपकी खुद की चॉइस रहेगी। EBIT बाय में V मीन्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय में वैल्यू ऑफ फर्म, क्या आ जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी आपके पास। अच्छा, इस थियरम में बार बार एक वर्ड यूज हुआ है, एक तो लिवरेड फर्म, ठीक है, और एक अनलिवरेड फर्म। अब देखो लिवर्ड फर्म का मतलब वो फर्म जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली डेब्ट्स यूज करेगी। अनलिवर्ड फर्म का मतलब जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली इक्विटी यूज करेगी। ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। तो जो लीवर्ड फर्म है वो ओनली डेब्ट्स यानी कि डिबेंचर यूज करेगी, और जो अनलीवर्ड फर्म है वो ओनली इक्विटी यूज करेगी। हाँ जी, ये देखिए, तो द ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशंस, यानी कि इस इलिस्ट्रेशन की हेल्प से हम आर्बिट्रेज प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। टू फर्म्स L and U are identical in all respects except that, ये कहता है कि जो L और U फर्म है वो all respect में सिमिलर है, एक्सेप्ट छोड़कर। क्या छोड़कर? कि फर्म जो L है हैज़ 10% ₹6 लाख डिबेंचर्स। क्लियर भाई, जो L फर्म है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली डिबेंचर यूज कर रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो L फर्म है वो लिवर्ड फर्म होगी या अनलिवर्ड फर्म होगी? तो यस भाई, लिवर्ड फर्म होगी, क्योंकि वो ओनली क्या यूज कर रही है? डिबेंचर्स यूज कर रही है। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT और बोथ द फर्म्स आर इक्वल ₹2 लाख, और दोनों फर्म L और U इक्विटी कितनी यूज कर रही हैं? 2 लाख, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो वो सिमिलर है ना। नेक्स्ट कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब किससे डिनोट करोगे, के ई से, ठीक है। वो कितनी है, एल में तो 28% और यू में 20% गिवन है। ये कहता है सो हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क, बताइए कि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो कैसे काम करेगी, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखोगे आप, इन फोर कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी अप्रोच की बात करें चारों में से, तो क्या क्या कैलकुलेट करना होगा इनके लिए हमें, वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तभी हम आर्बिट्रेज प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला माइंड में सोचोगे, मतलब पहले आप पुट कर लेना, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स के ई, किसके इक्वल बताया था, EBIT माइनस आई यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, बाई में वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डिबेंचर्स, यही फॉर्मूला था। तो देखिए EBIT में से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट, जो एल फर्म है उसमें डिबेंचर कितने बताए थे, 6 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट की रेट कितनी बताई थी, 10%, 10/100, ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹60,000। जो यू फर्म है उसमें तो ओनली इक्विटी यूज़ कर रहे हैं, डिबेंचर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लेस करोगे तो आपके पास EBIT माइनस इंटरेस्ट यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। एल फर्म के केस में 1,40,000 और यू फर्म के केस में कितना रहेगा, 2 लाख। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो। आप परसेंटेज की फॉर्म में पुट करना, ये पॉइंट में मत लिखना, 28% और यहाँ पे 20%, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे इन्होंने सीधा क्या लगा दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स ये लिखोगे के ई इज इक्वल EBIT। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ, 1 मिनट भाई। यहाँ देखिए हमें कैलकुलेट करना है के ई, फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, बाई में वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डिबेंचर्स। अब देखो के ई, मैं पहले बात कर रही हूँ एल फर्म की, उसमें कितने परसेंट बताया, 28%, ठीक है, 28% इज इक्वल EBIT माइनस आई। यहाँ आप वैल्यू चेक कर लेना, ये वैल्यू मिलेगी आपको एल फर्म के केस में 1,40,000, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म, अब वैल्यू ऑफ फर्म तो हमें नहीं पता, डिबेंचर हमें पता है। अब ये दोनों चीज़ पता होंगी तभी हमारा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ V माइनस डी को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, सीधा मैं लिख रही हूँ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। भाई वैल्यू ऑफ फर्म में से डिबेंचर लेस करेंगे तो इक्विटी शेयर ही आएगा ना, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्विटी शेयर इज इक्वल यहाँ बता रही हूँ भाई 1,40,000, ठीक है, डिवाइड बाय 28%। इस परसेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो 1,40,000 28/100 यानी कि 100/28। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो यहाँ से आ जाएगा 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, 0 और 3 0 ये एज इट इज़, 2 से कैंसिल करो, 2 5 ज़ा 10, 0 यानी कि कितना आ गया, 5 लाख, ठीक है। ऐसे ही अदर फर्म का आप खुद से कैलकुलेट कर लेना।
अब देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये 5 लाख क्लियर भाई, कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, के ई का फॉर्मूला पुट कर देना, आ जाएगा। ऐसे ही यू फर्म का कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, अब देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आ गया, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म किसके इक्वल होगी, डेब्ट्स प्लस इक्विटी। अब फर्स्ट केस में देखो डेब्ट्स कितने के यूज हुए थे, यानी कि डिबेंचर 6 लाख के, और इक्विटी शेयर कितने के आए 5 लाख के। इन दोनों का सम करो तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म मीन्स ये कितना आ गया 11 लाख, ठीक है। या फिर वैल्यू ऑफ फर्म के लिए जो हमने फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल था वैल्यू ऑफ फर्म का, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल EBIT बाई में K0, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें नहीं पता, तो फॉर्मूले की बजाय हम ये यूज कर लेंगे डिबेंचर प्लस इक्विटी, क्योंकि डिबेंचर भी हमें पता चल गया, इक्विटी का अमाउंट भी पता चल गया। अच्छा, यू फर्म के केस में देखिए डिबेंचर नहीं है, ठीक है भाई, टोटल उसने अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को इक्विटी के थ्रू कंप्लीट किया है ना, तो जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होगी 10 लाख होगी। फिर कैलकुलेट करोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपको मैंने वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला बताया है उसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या K0 का जो हमने थर्ड नंबर पे फॉर्मूला किया था EBIT डिवाइड बाई V, इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो EBIT फर्स्ट केस में कितनी है 2 लाख, यहाँ बता रही हूँ 2 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो फर्स्ट केस में वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 11, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यू फर्म के लिए EBIT कितनी है 2 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 10 लाख, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इन दोनों फर्म में आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म भी आ गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया। अब आपको बताना है कि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है, वो समझिए। प्रीवियस वीडियो में जो हमने आर्बिट्रेज प्रोसेस की थी ना, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने के लिए। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का मतलब जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली डेब्ट्स यूज कर रही है, मीन्स कहने का डेब्ट्स यूज करने का मतलब है कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि ओनली डेब्ट्स यूज कर रही है। ध्यान रखना, फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अजम्पशंस है इसकी कि जब भी डेब्ट्स ज़्यादा यूज किए जाएंगे इक्विटी के कंपैरिजन में तो उसको लीवर्ड फर्म बोलते हैं। तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, अनलीवर्ड फर्म से, तो ऐसे में जो अप्रोच है वो क्या कहती है, ये सिचुएशन लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। एल फर्म में क्या यूज़ हो रहे हैं, डेब्ट्स और इक्विटी दोनों यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं तो हमें बस ये बताया था कि ये फर्म डिवेंचर यूज़ कर रही है। डिवेंचर कितने यूज़ कर रही थी 6 लाख, ठीक है। आगे चलकर इसने फ्यूचर में कुछ ये 6 लाख लिख देना भाई, कुछ इक्विटी भी यूज़ किए और इक्विटी कितने आए इसके 5 लाख। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो जो डेब्ट्स है वो इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जो एल फर्म है वो कैसी है लीवर्ड फर्म, और जो यू फर्म है वो क्या यूज कर रही है, ओनली इक्विटी यूज कर रही है 10 लाख के, यानी कि वो कैसी है अनलीवर्ड फर्म। अब देखो जो लीवर्ड फर्म है एल, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑफ फर्म आई थी 11 लाख, और जो यू फर्म है ना इसकी वैल्यू आई थी 10 लाख। तो जो लीवर्ड फर्म है, यहाँ समझिए वैल्यू ऑफ फर्म एल का मतलब जो लीवर्ड फर्म है एल वो मोर देन है किससे, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म से।
यानी कि ये तो 11 लाख है और ये 10 लाख है, तो ये बात बोल सकते हैं ना कि वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, अनलीवर्ड फर्म। ये भाई अब देखो आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होगा, जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, उस फर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ओवर वैल्यूड होंगी। ओवर वैल्यूड का मतलब उन सिक्योरिटीज़ का, उनके शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो हाइयर होगा। जबकि जिस फर्म की वैल्यू, ठीक है, कम है, उसकी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड होंगी। मीन्स उनकी सिक्योरिटीज़ की अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो वो लोअर होगा इस फर्म के कंपैरिजन में। तो इससे जो इन्वेस्टर हैं, मतलब इसका इन्वेस्टर पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, जैसे मैं पहले बात कर रही हूँ फर्म एल की, फर्म एल के इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल कर देंगे क्योंकि मार्केट में उनका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सेल कर देंगे और यहाँ से उनके पास जो भी अमाउंट है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यू फर्म में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यू फर्म के जो शेयर्स हैं मार्केट में उनका प्राइस लो है तो वो उनमें उनको परचेज कर लेंगे, ठीक है। और ये सेल्स और परचेज की प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये दोनों फर्म सिमिलर नहीं हो जाती। इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। अब थियरी दोबारा से स्टडी करना आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगी आपको।